हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपका DRDO सेप्टेम्बर 10 का एग्ज़ाम हुआ था इलेक्ट्रीशियन वाले छात्रों का। फाइनली दोस्तों, यानी 6 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। लगभग जो पेपर में क्वेश्चन जो आए थे लगभग 120 क्वेश्चन के आसपास आए थे। तो इस पेपर में आपके साथ में डिस्कस करूँगा लगभग 70 से 80 क्वेश्चन, टेक्निकल नॉन टेक्निकल में दोनों आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, कैसा पैटर्न आया था, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर दें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक आपके साथ एक जानकारी शेयर कर देना चाहता हूँ। यदि आपने टेक्स्ट बुक ज्वाइन नहीं किया है तो आपके लिए अभी भी ऑफ़र है। यानी जैसे नया साल लगा था उससे 1-2 दिन पहले ऑफ़र चला था कि 299 यानी 270 रुपये के आसपास में आपको 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा था। उसके बाद इसके जो रेट थे वो बढ़ाए गए थे, लेकिन अभी आपके लिए ऑफ़र है। यानी 18 मंथ के लिए जो ऑफ़र है वो आपका 548 दिन के लिए वैलिड है और इसमें आपको 299 रुपये आपको पे करने होंगे। तो दोस्तों, यदि आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 299 रुपये में आपको 548 दिनों के लिए आपको मिलने वाला है। और दोस्तों यही नहीं, यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड यूज़ करके दोस्तों यहाँ से आप 10% का छूट पा सकते हैं। तो लगभग यहाँ से आपको 29 रुपये की छूट हो जाएगी। तो छूट होने के बाद ये आपका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और दोस्तों दूसरा जो पैकेज है वो 3 साल के लिए वैलिड है, यानी लाइफ टाइम, वो 499 रुपये का है। यदि आप यहाँ से इसको परचेज़ करते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा, कूपन कोड यहाँ से लगा सकते हैं और 10% की छूट पा सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको एक बार कूपन कोड भी दिखाई देता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा कूपन कोड, यहाँ से आप देख पा रहे हैं। इसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप 10% की छूट यहाँ से पा लेंगे। DGYKNM यहाँ से आपको 10% की छूट मिल जाएगी। और ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और वहाँ से आप पेस्ट कर सकते हैं। तो 10% की आपको छूट मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टेस्ट बुक को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, तभी आपकी एक्यूरेसी में सुधार होगा। तो चलिए फिर अब दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी उस परीक्षा में बैठे हैं और आपने इन क्वेश्चन को देखा तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यही क्वेश्चन आए थे। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था, धारिता की इकाई क्या होती है। सभी जानते हैं धारिता की इकाई आपकी फैराड होती है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक होता है। तो ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक जो दोस्तों आपका ल्यूमेन होता है। तो आपको राइट आंसर वहाँ पर कर देना था। आगे चलते हैं दोस्तों। लैंप की दक्षता को प्रदर्शित किया जाता है। तो लैंप की दक्षता किस में प्रदर्शित करेगी, आपका लूमेन प्रति वाट में इस दक्षता को प्रदर्शित किया जाता है। तो चौथा क्वेश्चन की बात करता हूं, मैं थोड़ा तेजी से करूंगा और दोस्तों जो थोड़ा टाइपिंग में एरर है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। पावर ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों कोल्ड रोल्ड ग्रेड ओरिएंटेड स्टील जो होती है वो पावर ट्रांसफार्मर को यूज़ करने के लिए बनाई जाती है। छठे क्वेश्चन की बात करता हूँ फ्रेंड्स में। ट्रांसफार्मर ऑयल में नमी सोखने के लिए ब्रीदर में क्या रखा जाता है। तो ब्रीदर में दोस्तों आपको सिलिका जेल रखा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है। तो ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का जो कार्य होता है दोस्तों वो आपको तेल के संकुचन को मेंटेन करता है। यानी जैसे ताप बढ़ता है तो दोस्तों वो उसके संकुचन को मेंटेन करता है, तेल के विस्तार को। और दोस्तों इस ट्रांसफार्मर में कोर को पटलित करने का क्या उद्देश्य है। दोस्तों यहाँ पर मैं माफी चाहूँगा, यहाँ पर पटलित है, पटलित करने का क्या उद्देश्य है। तो भावधारा हानि को कम करना इसका उद्देश्य होता है, कोर को पटलित करना। द्वितीयक सेल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन पर करता है, फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रकार से आपको जो विद्युत सेल होता है वो आपका फैराडे के विद्युत अपघटन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर आपको कर देना था। दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन है, आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। निम्न में से कौन सा कोल्ड कैथोड लैंप की श्रेणी में आता है। दोस्तों नियॉन लैंप, आपका आर्क लैंप, आपका फ्लोरोसेंट लैंप, और दोस्तों एक और लैंप था तो आपको नियॉन साइन ट्यूब आपको कर देना था। आगे चलते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सी सप्लाई प्रयोग की जाती है। तो सभी जानते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग निर्भर करती है, तो आपने वहाँ पर ऑप्शन देखे होंगे, आपका कैथोड पर करती है, एनोड पर करती है, दोनों पर करती है, या खाली कैथोड पर निर्भर करती है। तो दोस्तों ये दोनों पर निर्भर करती है, क्या कैथोड है कौन सा एनोड है।
अब दोस्तों आगे चलते हैं, 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक लेड एसिड बैटरी में कुल प्लेटों की संख्या 15 है, तो नेगेटिव प्लेटों की संख्या क्या होगी? तो सभी जानते हैं दोस्तों, नेगेटिव की प्लेट की संख्या जो होती है वो आपका पॉजिटिव से 1 प्लस होती है। तो दोस्तों 15 हैं, तो उसमें दोस्तों 8 प्लेट नेगेटिव होंगी और दोस्तों 7 प्लेट पॉजिटिव उसमें होंगी। आगे चलते हैं दोस्तों, धारा के निम्न मान से जो चार्ज करने की जो प्रक्रिया में कौन सी विधि प्रयोग लाई जाती है? तो दोस्तों सभी जानते हैं, जो ट्रिंगल चार्जिंग होती है उसमें 2 से 5%, 2 से 3% करंट का यूज़ किया जाता है। तो ये उस ऑप्शन आपको कर देना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन, पेपर में आपने क्वेश्चन देखे होंगे टेक्निकल से संबंधित। आगे चलते हैं दोस्तों, 16वां क्वेश्चन था, एक बैटरी की दक्षता 160 एम्पियर आवर है, 8 एम्पियर की धारा कितने समय तक प्रवाहित की जा सकती है? तो लगभग 20 जो घंटा निकालेंगे दोस्तों, आपको टाइम जो निकालेंगे आप, तो एम्पियर आवर AH बटे करंट आपको यहाँ पर कर देना था, कितनी करंट प्रवाहित की जानी है। तो लगभग 20 घंटे के आसपास वो प्रवाहित कर सकती है। प्रतिदीप्ति की क्या इकाई होती है? तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अब की बार इसमें से जो प्रतिदीप्ति वाला चैप्टर उससे पूछे गए। प्रतिदीप्ति की इकाई होती है आपकी दोस्तों लक्स, इसका मात्रक होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, चित्र में प्रदर्शित लैंप का नाम बताएं। तो चित्र में ये दोस्तों ये वाला जो लैंप था वो दिया गया था और इसका नाम वहाँ से पूछा गया था कौन सा लैंप है। तो दोस्तों ये जो लैंप है आपका एमबी टाइप हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है। आगे चलते हैं दोस्तों, दिया गया जो प्रतीक है वो संबंधित है दोस्तों, इसका नाम पूछा गया था कौन सा है? तो दोस्तों ये नैंड गेट का सिंबल है, यही आपको करना था। आगे चलते हैं, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं पर 9 ओम, सॉरी यहाँ पर 6 नहीं था, यहाँ पर 9 था, तो 9 ओम के प्रतिरोध यहाँ पर लगाए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर 9 ओम, यहाँ पर 9 ओम, तो किसी भी एक भुजा के एक्रॉस यानी यहाँ पर आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था दोस्तों। यहाँ पर इनको दोस्तों श्रेणी में जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा और 18 और 9 समांतर में फिर लगाने हैं। 18 और 9 दोस्तों आपका 27 होता है, तो 9 या 27 और 3 6 18, तो 6 उत्तर आपको कर देना था, 6 इसका आंसर आने वाला है। तो रिएक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है वो पूछा गया था, VI sin फाई आपको कर देना था। आगे चलते हैं दोस्तों, तुल्यकाली मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग जो लगाने का क्या उद्देश्य है? दोस्तों एक तो हंटिंग को कम करना है, लेकिन हंटिंग ऑप्शन में नहीं था, और दोस्तों आपने देखा होगा कि उसको स्टार्ट करने के लिए नंबर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपको कर देना था। एक दोस्तों, निम्न में से कौन सा एकीकृत यानी समाकलन प्रारूपी इंस्ट्रूमेंट है? एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर और आपका ऊर्जा मीटर। तो जो हमारा ऊर्जा मीटर होता है वो आपका KWH मापता है और वो आपका एकीकृत प्रकार का उपकरण होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना है, सारे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कहाँ से किस प्रकार से पूछे गए थे। एकल फेज जो आपका यहाँ पर अल्टरनेटर नहीं है दोस्तों, एकल फेज जो आपका ऊर्जा मीटर होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो आपका प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। AC एकल फेज प्रेरण जो आपका ऊर्जा मीटर होता है वो प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, डायनोमीटर टाइप जो वाट मीटर होता है वो क्या नापता है? एम्पियर को मापता है, वोल्ट को मापता है, या आपका आवृत्ति को मापता है, या फिर आपको पावर को मापता है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, ऊर्जा मीटर में जो आपका एल्यूमिनियम की जो प्लेट में छेद करने का जो चकती जो लगी हुई तो होती है एल्यूमिनियम की, तो इसमें विपरीत छेद करने का क्या उद्देश्य होता है? तो दोस्तों सभी को पता है कि ये क्रीपिंग हानियाँ को कम करने के लिए ऊर्जा मीटर की चकती में छेद किए जाते हैं। सस्पेक्टेंस की क्या इकाई होती है दोस्तों? सभी जानते हैं, सस्पेक्टेंस की जो इकाई होती है वो आपकी महो होती है, क्योंकि रिएक्टेंस का उल्टा आपका एक्स का उल्टा होता है आपका सस्पेक्टेंस बी, तो इसकी इकाई महो होती है। AC परिपथ में प्रेरकत्व के एनालॉग्स क्या होता है? तो AC परिपथ में इसके विपरीत जो होता है प्रेरकत्व के, वो आपका सस्पेक्टेंस ही होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, MCB का पूर्ण रूप पूछा गया था कि MCB का पूर्ण रूप क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आपको कर देना था। किसी परिपथ में अर्च लीकेज को प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा? ओवरलोड करंट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी अधिभार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लीकेज रिड्यूसिबल करंट के द्वारा RCC भी आपने देखा होगा,
तो इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग का क्या लाभ है? इस प्रकार से ऑप्शन आपने देखे होंगे, क्वेश्चन देखा होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हल्के लोड पर कार्य करते समय डीसी शंट मोटर की यदि फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों गति जो होती है वो आपकी फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब आपका फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा तो गति आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी, बहुत अति भयानक स्पीड हो जाएगी। निम्न में से कौन सी जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो समांतर में जुड़ी हुई होती है? तो ऑप्शन आपने देखे होंगे कि दोस्तों शंट जनरेटर होता है और सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है और दोस्तों आपका सीरीज जनरेटर होता है या कंपाउंड जनरेटर होता है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन, तो आपको शंट जनरेटर उसमें कर देना था, पैरेलल में जुड़ी हुई होती है। मोटर में धारा की दिशा किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो मोटर में जो धारा की दिशा आपका फैराडे के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार ज्ञात की जाती है। 38 में क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था, डीसी मोटर में जो आपकी नो वोल्ट जो कॉइल होती है वो किस प्रकार जुड़ी हुई होती है? तो दोस्तों आपने देखा होगा डीसी मोटर स्टार्टर जो होता है उसमें इस प्रकार से आर्मेचर और दोस्तों आपका फील्ड और दोस्तों यहाँ से जो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो लगे हुए होते हैं तो इसका सीधा संपर्क जो होता है वो आपको आर्मेचर से होता है। और लेकिन जो नो वोल्ट जो कॉल होती है दोस्तों, यहाँ से जो कट कर ये रेजिस्टेंस आता है इसके द्वारा यहाँ ये आपका फील्ड के द्वारा श्रेणी में जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों 4 पोल वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होगी? तो 4 पोल है तो वेव वाइंडिंग है तो ए बराबर आपका 2 होता है और लेप के लिए ए बराबर आपका पी होता है लेप के लिए, तो आपको 2 कर देना था। ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है यानी उसमें सिलिकॉन और स्टील का कितना रेशियो होता है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, 43 में क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि डीसी जनरेटर में फ्लक्स को कांस्टेंट रखा जाए और स्पीड को 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत वाहक बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों 2 गुना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा यदि स्पीड को 2 गुना कर दिया जाए। विद्युत केबल में कौन सा तांबा प्रयोग किया जाता है? एनालिड कॉपर, हाइड्रोन कॉपर, हार्ड कॉपर। इस प्रकार से तो आपको एनालिड कॉपर वहाँ पर आपको कर देना था। आगे चलते हैं दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या नुकसान है ये आपसे पूछा गया था। विद्युत इस्त्री में इंसुलेशन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इंसुलेशन के रूप में आपको दोस्तों माइका प्रयोग में लाया जाता है, आपको कर देना था। आगे चलते हैं फ्रेंड, विद्युत वायरिंग में सभी उपकरण और लाइट संयोजित किए जाते हैं तो दोस्तों वो आपके समांतर में संयोजित किए जाते हैं सभी लाइट और उपकरण। आगे चलते हैं दोस्तों, बहुमंजिला इमारतों में कौन सी वायरिंग प्रयोग की जाती है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। हेक्साडेसिमल जो आपका संख्या होता है उसमें बेस के लिए कौन सी डिजिट प्रयोग में लाई जाती है? तो दोस्तों 16 उसका बेस होता है, ऑक्टल का 8 होता है और आपका बाइनरी का जो होता है दोस्तों वो आपका 2 होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, निकिल कैडमियम जो बैटरी होती है उसकी चार्ज की जो अवस्था है वो कैसे चेक की जाती है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। चित्र में दी गई जो सारणी है वो कौन से संबंधित है? तो दोस्तों वो नैंड गेट से सारणी संबंधित है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। विद्युत सोल्डर के लिए प्रयुक्त जो आपका फ्लक्स होता है वो रेजिन या इस प्रकार से ऑप्शन आपने देखा होगा तो वो आपको लगा देना था। आगे चलते हैं, जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध रेखीय रूप से बढ़ता है। आपका सेंसिस्टर था, एलडीआर था, वीडीआर था और दोस्तों एक और था तो आपको सेंसिस्टर वहाँ पर कर देना था, क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो सेंसिस्टर जो होता है उसका भी वैल्यू बढ़ती है। आगे चलते हैं, सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कितना एंगल होता है दोस्तों? तो इनके बीच, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। बाउंड टाइप रोटर का क्या लाभ है? तो आपसे पूछा गया था किस प्रकार क्यों प्रयोग किया जाता है। 3 फेज सप्लाई में, 3 फेज सर्किट सप्लाई में तीनों फेज के बीच कितना कोण होता है? तो 120 डिग्री का तीनों के बीच एंगल होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। किरचॉफ का वोल्टेज नियम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये भी आपसे पूछा गया था दोस्तों। मापन यंत्रों में जो
आपका हेयर स्प्रिंग बनी होती है वो किसकी बनी होती है, तो फॉस्फोरमोन्स की बनी होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग कहाँ प्रयोग में लाई जाती है, तो मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं दोस्तों वहाँ पर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनीमीटर में धारा कमान किस पर निर्भर करता है। दोस्तों धारा कमान जो निर्भर करता है, जो व्हीट स्टोन जो ब्रिज होता है हमारा, इस प्रकार से होता है। यहाँ पर रजिस्टेंस लगे होते हैं, तो धारा कमान दोस्तों इनके किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो धारा कमान जो प्रतिरोध लगे हुए हैं उनके मानों पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के प्रतिरोध कितने मान के लगे हुए हैं। यदि ये आपको ब्रिज को संतुलन करते हैं प्रतिरोध, तो इसमें धारा कमान उसी पर निर्भर करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, एक डिजिटल मल्टीमीटर माप सकता है आपका करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को, ये डिजिटल मल्टीमीटर माप सकता है। शंट प्रतिरोध किस धातु का बना हुआ होता है, ये आपको दिखाया गया होगा और आपसे पूछा गया होता। तो दोस्तों मैग्नीन का बना हुआ होता है शंट प्रतिरोध। आगे चलते हैं दोस्तों, यदि समांतर में जुड़ी हुई एक भुजा ओपन हो जाए, यानी जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यदि कोई भुजा समांतर में, ये प्रतिरोध लिए जुड़े हुए हैं समांतर में, यहाँ पर देख रहे हैं ये, यदि इनमें से कोई सी भुजा यानी ओपन हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों ऑप्शन में आपने देखा होगा कि ये उस भुजा में प्रतिरोध यानी धारा का मान शून्य हो जाएगा यदि ओपन हो जाएगी तो। आगे चलते हैं दोस्तों, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण दोनों वाइंडिंग में जो उत्पन्न होता है वो किसके कारण, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर होता है। और दोस्तों स्टैटिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, गतिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन देखा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी था दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, त्रिकला एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है, तो 120 होता है, मैंने आपको दिखाया था। आगे चलते हैं दोस्तों, एक ये क्वेश्चन था, सस्पेक्टेंस की इकाई क्या होती है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर ये महो इसकी इकाई होती है, तो ये ऑप्शन में था, ये देखा होगा क्वेश्चन आपने। एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी था दोस्तों, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, शक्ति मापन की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर का ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर कितना होगा, तो दोस्तों पावर फैक्टर का मान आपका 5 से कम होगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी था दोस्तों, एक एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर क्या होता है, तो दोस्तों Q बराबर हमारा IT होता है, तो आपका क्या कहलाता है, तो दोस्तों आपका कूलाम कहलाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। यदि आप पेपर दिया है और दोस्तों आपको यही क्वेश्चन दिखाई दिए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी टाइम खर्च किया गया है, इधर उधर से क्वेश्चन इकट्ठा किए गए हैं। और दोस्तों नॉन टेक्निकल की बात कर लेता हूँ, वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉन टेक्निकल में जो क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, भारत की पहली यात्री ड्रोन का क्या नाम है, और BCD का क्या उद्देश्य है, और भारत में चिंता का आवागमन किस देश से हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों, ये नॉन टेक्निकल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, महामंदी की शुरुआत कब हुई थी, मानव रिपोर्ट किसके द्वारा ये आपकी यानी बताई जाती है, किसके द्वारा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। ये नॉन टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। हिमालय वन किस प्रकार का पौधा है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आपने देख ही लिया हो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसा पैटर्न रहा है। तो फाइनली दोस्तों आने वाले एग्जाम की यदि आप प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं और उस पर आप अपनी एक्यूरेसी को सुधार करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक को यूज़ कर सकते हैं, और उस पर छूट पाने के लिए दोस्तों हमारा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, और कूपन कोड आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।